So today we will start with electrolyte. Yeah, my screen is visible. Okay, so let us do um, everything and anything about electrolyte we should know. So this is the electrolyte analyzer. This is how it looks. Okay. So basically electrolyte analyzer क्यों होता है? Why we use this electrolyte analyzer? कोई बता पाएगा? हाँ मैम। बॉडी हम्म। में जो सॉल्ट होता है उसको मेजर करेक्ट। करने के लिए, जैसे यस। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सब। सोडियम कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब। Very good, very good. So the electrolyte analyzer, as the name suggests, it's a electrolyte. Electrolytes यानी हमारे बॉडी में कुछ मिनरल्स होते हैं, ये सारे मिनरल्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है। ये मिनरल्स बॉडी के सही तरह से फंक्शन करने के लिए बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमें मतलब सुबह उठने से लेके इंडिविजुअल सेल, हमारे हमारा बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है, हमारा बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, तो सेल्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन होता है थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम देखें तो हर एक इलेक्ट्रोड के साथ उसका एक सिग्नेचर है, एक पावर है। जैसे सोडियम है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहता है। क्लोरीन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मैग्नीशियम है वो अगेन पॉजिटिव है। तो दो सब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे जैसे कभी हमें पता है कि लूज मोशन हुए हैं, सपोज लूज मोशन होते हैं तो हम क्यों ओआरएक्स पीते हैं, क्यों ओआरएस पीते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी का पूरा फ्लूइड मैकेनिज्म इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है। ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए फ्लूइड फ्लूइड यानी पानी वगैरह जो लिक्विड है, क्योंकि हमारा बॉडी 60 to 70% पानी से बना हुआ है। राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो नर्व्स और मसल्स में जो सिग्नल पास करना है उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रोलाइट लगता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो जैसे जैसे हमने ये समझा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, देर इज एब्सोल्युटली नो बॉडी ऑर्गन विच कैन फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रोलाइट। एनीबडी हैज एनी डाउट, दे विल इंटरवीन एंड आस्क मी। ओके। या। सो एनीथिंग, सी दिस इज टू टेक्निकल। यहाँ पे आपको पूरा इतना किडनी लीवर फंक्शन ये सब के इसमें अंदर जाना नहीं है। यू शुड जस्ट नो दैट बॉडी कैन एब्सोल्युटली नॉट फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके। लेट्स से सेल के बाहर कुछ कुछ चीजें हैं, सेल के अंदर कुछ चीजें हैं। अभी जो अंदर और बाहर का जो आदान प्रदान होगा वो भी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स ही होगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए। सो किडनी में वेस्ट रिमूवल करना हो, या फिर कुछ लूज वेट करना हो, गेन वेट करना हो, ब्लड यूरिन बॉडी फ्लूइड्स, सारे चीज के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है। Okay, this is actually the repetition of what we have already done. So now every electrolyte has its own importance. Okay, so first is acid base balance के लिए जरूरी है, वाटर बैलेंस के लिए जरूरी है, ब्लड का पीएच रखने के लिए जरूरी है, मसल्स को फंक्शन करने के लिए जरूरी है। ओके। देन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सो उसके लिए सोडियम जरूरी है। सो बेसिकली पता है, आपने देखा है ना कभी एथलीट लोग रहते हैं ये जो बड़ा खेलते हैं खेल कूद में, वो लोग ज्यादातर बनानास क्यों प्रेफर करते हैं? तो बनानास में पोटेशियम होता है और पोटेशियम मसल्स के लिए चाहिए। कभी होता है ना ये लोग खेलते खेलते उनका मसल खींच गया, कभी देखा है, कभी सुना है, राइट? वो खेलते का इवन अपने क्रिकेटर्स भागते भागते उनका मसल्स खींच जाता है। व्हाई? बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट उसमें पोटेशियम कम हो।
तो वो फिर उस हिसाब से उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, गोली लेते हैं, या फिर फ्रूट फल वगैरह खाते हैं, या फिर लिक्विड ऐसा पीते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो। ओके। यस। सो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाए, लो हो जाए या हाई हो जाए, दोनों भी सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, कम हो जाए इट्स नॉट गुड, ज्यादा हो जाए इट्स नॉट गुड। इस कभी कभी हमको लेट्स से कुछ मेडिसिन का एलर्जी हुआ, कुछ वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, ज्यादा पसीना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? नींबू पानी पी लो। नींबू पानी में क्या होता है बेसिकली? राइट, नीम सॉल्ट होता है, सॉल्ट में सोडियम और क्लोराइड होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड आपका मेंटेन हो जाएगा। नींबू में आपका सिट्रिक एसिड होता है, उसमें आपका विटामिन और विटामिन बी, सॉरी विटामिन सी बैलेंस होगा, तो आपको थोड़ा जल्दी से बेटर लगने लगेगा। ठीक है। सो मोस्ट वाइटल आर अवे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है। तो इसकी एंडलेस लिस्ट है, दिस इज द लिस्ट जहां पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हमें यूजफुल होता है, वो एंडलेस है। हर क्षेत्र में, हर बॉडी के फंक्शन में इलेक्ट्रोलाइट्स का इंपॉर्टेंस है। ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट पैनल। ये इलेक्ट्रोलाइट पैनल है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। यहाँ पे मेरा गलती हो गया, क्लोरीन -1 आना चाहिए। ओके, +1 प्लस लिखा है, वो माइनस आना चाहिए। या सो हमारे इंस्ट्रूमेंट में हमने अभी ये समझा कि ये इलेक्ट्रोलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। ठीक है। अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रिंसिपल से मेजर होते हैं, तो ये इसका प्रिंसिपल है। इट इज कॉल्ड ISE। ISE स्टैंड्स फॉर आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, वापस मेरे साथ रिपीट करिए। आयन आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, या आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके। बेसिकली क्या होता है ये, इसमें सी इसको समझने जाएंगे तो एक छन्नी जैसा होता है, समझ लीजिए एक स्पेसिफिक छन्नी है। स्पेसिफिक छन्नी जैसे, जैसे चाय की छन्नी है तो वो चाय को फिल्टर्ड आउट कर देगी, राइट, बाकी लिक्विड को पास होने देगी। सिमिलरली हमारे जो आयोन्स है, जो इलेक्ट्रोड्स है, वो आयन स्पेसिफिक होते हैं। आयन स्पेसिफिक यानी सोडियम का अगर इलेक्ट्रोड होगा तो वो सिर्फ सोडियम को पास होने देगा, बाकी को पास नहीं होने देगा। इतना समझ लीजिए। अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रोड होगा तो वो सिर्फ कैल्शियम आयन को पास होने देगा। सम मतलब उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अम, तो इससे क्या होगा कि जो जितना पैरामीटर हमारे जो भी सैंपल में अवेलेबल है उतना ही उसमें से पास होगा, बाकी पास नहीं होगा। समझ में आ रहा है अखिलेश जी? समझ आया? हाँ मैम। ओके, गुड। सो मेजरमेंट्स आर मेड। सी इसको हम मैं बहुत पूरा डिटेल में करने जाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। बेसिकली हमें ये समझना है कि ये जो ईच इलेक्ट्रोड है डिजाइन पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग आयन सिलेक्टिव, है ना। मैंने जैसे बताया इलेक्ट्रोड है, वो डिजाइन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हुआ है। यानी सोडियम है तो सोडियम को पास करेगा, कैल्शियम है कैल्शियम को पास करेगा। इसीलिए वो इसको नाम ही दिया है आयन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव यानी पर्टिकुलर चीज को ही सिलेक्टिव है, बाकी को सिलेक्टिव नहीं है। ओके। बेसिकली इसमें क्या होता है, अम, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस यानी अभी जैसे सैंपल का सोडियम कितना है मुझे नहीं मालूम, करेक्ट, वो मुझे मेजर करना है। तो मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाऊंगी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सारी की वैल्यू ऑलरेडी होगी। इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऑल द एनालाइट्स वैल्यू इज ऑलरेडी नोन। अभी हमको ये पता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमारे बायोकेमिस्ट्री में कैलिब्रेशन का काम करती है, वो ही इसमें कैलिब्रेशन का काम करती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस का हमें वैल्यू पता है,
वैल्यू पता है, उसके अगेंस्ट हमें कितना पल्स जनरेट करता है वो मालूम है, तो हम हमारा अननोन का उस हिसाब से मेजर कर सकते हैं कि लेट्स से सोडियम का 0.05 पल्स आया और उसका रेफरेंस का वैल्यू है लेट्स से 2 मिलीग्राम। करेक्ट। तो अगर कोई पेशेंट का 0.03 आया तो उस पेशेंट का वैल्यू कितना होगा? समझ आ रहा है? वापस समझाऊं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है कि कितना सोडियम का वैल्यू है। अभी वो वैल्यू के सामने वो कितना पल्स जनरेट करता है या एब्जॉर्बेंस देता है, ऐसे समझिए। ठीक है, पल्स जनरेट होगा, बेसिकली आयन सिलेक्टिव उतने ही पास होंगे, उसमें से उतने का पल्स जनरेट होगा। तो हमें नंबर पता है, उसके सामने कितना पल्स जनरेट हुआ वो पता है। तो हमारा अननोन का हमें क्या पता है? अननोन का हमें कितना पल्स जनरेट हुआ वो पता चलेगा, तो उसपे से हम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि अगर 10 रुपए का चीज है, एक एक बनाना 10 रुपए का है, तो 5 बनाना चाहिए तो कितने रुपए के? करेक्ट। सिमिलरली, एक पल्स जनरेट हुआ है, उसका इतना वैल्यू है, तो अगर 5 पल्स जनरेट हुए हैं तो उसका कितना वैल्यू होगा, तो इस हिसाब से हमें अननोन पेशेंट का वैल्यू पता चल पाएगा। समझ में आ रहा है? ये सिंपल वे में मैंने समझाया है कि बेसिकली उसमें वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, वोल्ट जनरेट होता है अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है। सो यहाँ पे कैलिब्रेशन, इट क्रिएट्स द, जैसे मैंने बताया ना, डिफरेंस, वोल्ट जनरेट होता है। तो नोन वैल्यू का कितना जनरेट हुआ वोल्ट, उस हिसाब से अननोन का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? या, वेरी गुड अखिलेश। सो दिस इज द वे इट इज डन। जैसे मैंने बताया ना, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और ये हमारा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है। तो रेफरेंस में पता चलेगा ऑलरेडी कि कितना वोल्ट जनरेट हुआ है, उस हिसाब से हम अननोन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। सी बेसिकली आपको एज अ सेल्स पर्सन इस प्रिंसिपल में उतना अंडर डूबने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा फीचर्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको सेल करना है। ये जो पल्स है, इलेक्ट्रोड है, ये है, वो ज्यादा इंजीनियर्स को काम लगेगा, क्योंकि उनको एप्लीकेशन करना है, उनको ट्रबल शूटिंग करना है। करेक्ट। आपके लिए ज्यादा सेल्स के जो फीचर्स है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस मूव अहेड। सो बेसिकली, वैज आई वाज सेइंग, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया होगा। आपको ज्यादा इसमें, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डोंट नीड टू गो इनसाइड टू टू मच। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस सॉल्यूशन के रेफरेंस में हमें अननोन का सैंपल का रिजल्ट मिलता है। सी बेसिकली, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट प्रमोट करने जाओगे, आप बोलोगे हमारा आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो 100% वो डॉक्टर है, उसको मालूम होगा आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है। राइट, आपको वो समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है। तो इसमें कैलिब्रेशन होता है, इसमें सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन होता है, और आगे मल्टीपल पॉइंट, 2 पॉइंट कैलिब्रेशन होता है। यानी इसमें हम आगे देखेंगे, जो पैक होता है ना हमारा, पैक के अंदर कैलिब्रेंट ए होता है, कैलिब्रेंट बी होता है, वॉश सॉल्यूशन होता है, और कुछ एक्स्ट्रा खाली जगह होती है वेस्ट के लिए। ठीक है। सो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड ही क्यों प्रेफर करते हैं हम? सबसे पहले वो इकोनॉमिक है, नेक्स्ट इज टाइम सेविंग, ये आपको आना जरूरी है। ठीक है। अगर कोई कस्टमर पूछेगा कि अच्छा आपके पास आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड है, क्यों, वो ही भी क्यों यूज करना? अच्छा, तो सर वो इकोनॉमिक है, टाइम बचता है इससे। आप बाकी प्रिंसिपल्स करोगे तो उसमें इट्स वेरी टाइम कंज्यूम, एंड मोर ओवर दिस इज हैसल फ्री।
एंड वेरी सिंपल। आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिया, चलने लगा, आपको फिर उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, so these are the list of advantages of आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ये प्रिंसिपल ही हमारे पास, हमने ये इंस्ट्रूमेंट ये प्रिंसिपल वाला क्यों लिया? रीजन इज इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म, इकोनॉमिकल, फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स, almost inexpensive, and it can give wide concentration of measurement. Moreover, most importantly, एक ही इंस्ट्रूमेंट में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयॉन्स टेस्ट हो जाते हैं, है ना। कोई कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वो पॉजिटिव के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट, नेगेटिव के लिए अलग। अपने यहाँ हम इलेक्ट्रोड बेस होता है। इलेक्ट्रोड यानी जो इलेक्ट्रोड लगाओ वो इलेक्ट्रोड का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने कैल्शियम लगाया है तो आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का रिजल्ट मिलेगा, आपने क्लोरीन लगाया है तो नेगेटिव का मिलेगा, आपने बाइकार्बोनेट लगाया है तो नेगेटिव मिलेगा। जो आप इसमें इलेक्ट्रोड लगाओगे वही इलेक्ट्रोड का रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड है इसीलिए क्योंकि उसमें एक ही साथ एक ही इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं। Getting my point? Yeah. Most importantly, it is a closed system. ठीक है, जिसने हमारा इंस्ट्रूमेंट लिया है वही उन्हीं को हमारे से पैक भी लेना पड़ेगा। ओके, तो एक बार इंस्ट्रूमेंट लिया उसके बाद अश्योर बिजनेस है रिएजेंट का, स्पेयर्स का, एएमसी का एंड रेफरेंस सेल्स का। एक बार कोई कस्टमर के यहाँ लगाया, वो हैप्पी है तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेगा तो हमारे और सेल होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल हार इंस्ट्रूमेंट लुक लाइक। ठीक है, इतना एक बेंच टॉप जैसा है, छोटा सा एकदम क्यूट सा इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट और उसका ये कॉम्बो पैक बोलते हैं इसको। ओके, द कॉम्बो पैक। सो ये कॉम्बो पैक यहाँ जो जगह है वहां पे फिट हो जाता है बेसिकली। सो इट इज सो सो पोर्टेबल। जैसे सीबीसी वगैरह या फुल्ली ऑटो लगाया तो इतना सारा वायरिंग, ट्यूबिंग, और नीचे कुछ 20 लीटर का रखना पड़ रहा है, ऊपर रखना पड़ रहा है, कुछ जरूरत नहीं है। इसमें ये इतना कॉम्पैक्ट साइज है कि इसका जो पैक है वो भी इसके अंदर ही बैठ जाएगा, और इसका वेस्ट भी ये डब्बे के अंदर ही जाएगा। ओके, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा, सिर्फ एक पावर कनेक्शन देने की जरूरत है, बाकी कोई एक्स्ट्रा ट्यूबिंग, वायरिंग, एक्स्ट्रा रिएजेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? या अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, देखो अभी हम इंस्ट्रूमेंट के बेनिफिट्स पे जा रहे हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट समझा, इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट 2 पॉइंट कैलिब्रेशन होता है, उसके साथ में एक पैक होता है। अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या बेनिफिट है इन कंपेयर टू अदर कंपनीज इंस्ट्रूमेंट? तो फर्स्ट इज वी हैव अ टेम्परेचर कंपनसेशन फैक्टर। नॉर्मली क्या होता है, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज होता है। यानी आप लेट्स से जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं एंड मुंबई में इंस्टॉल करते हैं, तो टेम्परेचर में 10 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर। सो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है वहां पे आपका पीएच वैल्यूज सही नहीं आता है, एंड पीएच सही नहीं आएगा तो आपका जो कैल्शियम है, ठीक है, स्पेशली कैल्शियम, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट अ लॉट। ओके, if your pH is shaking, your calcium values will be shaking. So our instrument is with temperature compensation factor. It means there is a change in a temperature, no problem. Our instrument will, it is having one fixed factor inside. वो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट को सेंस करके पीएच को इस हिसाब से अपने आप एडजस्ट करेगा सो दैट आपका कैल्शियम वैल्यूज रॉन्ग नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये यूनिक फीचर है अपना। यू शुड वेन एवर यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट टेम्परेचर कॉम्पनसेशन फैक्टर। जब आप इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे, प्रमोट करोगे, सर हमारे पास आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है, उसमें आपका कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैलियम,
ये सारे पैरामीटर्स तो होते हैं। साथ साथ में हम, अगर आपका रिक्वायरमेंट है सर, तो हम लिथियम भी आपको देते हैं। सर कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें टेम्परेचर कॉम्पनसेशन फैक्टर है। नॉर्मली सर आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट हुआ तो पीएच इफेक्ट होता है, और पीएच इफेक्ट होगा तो कैल्शियम इफेक्ट होता है। बट हमारे इंस्ट्रूमेंट में हम फिक्स फैक्टर देते हैं। यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट सो सो एडेप्टिव है, वर्ड इज एडेप्टिव। हमारा इंस्ट्रूमेंट जो एडेप्टिव है, कि क्या होगा अगर आप कोई ऐसी ऐसी जगह इंस्टॉल कर रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है या आने वाले हैं, तो हमारे यहाँ वो आपको फिर भी इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी होने दो, हमारा इंस्ट्रूमेंट आपको कैल्शियम के सही रिजल्ट्स देगा। दिस इज द वे यू हैव टू टॉक। ठीक है। या नेक्स्ट इज system self testing. What is this benefit? It means इंस्ट्रूमेंट जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, इट विल इंश्योर कि सारा कैलिब्रेशन सही है, इलेक्ट्रोड सही है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, वो अपने आप करता है ये सब। ओके। जैसे जैसे कोई रोबोट है, रोबोट को जब ऑन करते हैं तो वो पूरा अपना सब ये चेक कर रहा है ना, हाथ बराबर मूव हो रहे हैं, पाँव बराबर मूव होते हैं। वैसे ही अपना सिस्टम सब चेक करता है कि ऑप्टिक्स सही है, कैलिब्रेशन सही है, इलेक्ट्रोड सही है या नहीं। उसमें से कुछ भी नहीं होगा तो इट विल गिव यू एरर मैसेज। तो देन आप उसको करेक्ट कर सकते हो बिफोर यू एक्चुअली प्रोसेस फॉर द सैम्पलिंग। ओके। यहाँ पे कैलिब्रेशन की बात हुई है। कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलिब्रेशन ही सही नहीं है, आपका रेफरेंस पॉइंट ही सही नहीं है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट गलत होंगे। राइट। सो कैलिब्रेशन में ऑटो कैलिब्रेशन का भी एक फैसिलिटी है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट अपने आप ऑटो कैलिब्रेट करता रहेगा अपने आप को। अगर सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन एवरी 10 टेस्ट के बाद वो अपने आप करता है, और एवरी दो सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन के बीच में एक डबल पॉइंट कैलिब्रेशन कर देता है, या एवरी 4 आवर्स में वो डबल पॉइंट कैलिब्रेशन करता है। व्हाई? टू इंश्योर दैट वी आर नॉट गिविंग एनी फॉल्स रिजल्ट्स। ठीक है। देन यहाँ पे वी ऑल्सो हैव दिस क्यूसी का स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दैट। हाँ, अनदर यूनिक पॉइंट यू शुड टॉक अबाउट इज बाई डायरेक्शनल वॉशिंग। आप हमने ये बताया कि हम जब सैंपल एस्पिरेट करेंगे, राइट, मशीन के अंदर, तो अंदर बहुत सारे ट्यूबिंग्स होंगे। जो ट्यूबिंग्स में से होते होते सैंपल पहुंचेगा, और आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू रिजल्ट मिलेगा। बट हमारे यहाँ जो वॉशिंग होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यानी अंदर है ना चक्के लगे हुए हैं, चक्के, वो चक्के ऐसे भी घूमेंगे ऐसे भी घूमेंगे। वो दोनों तरफ घूमने से क्या होगा, वाटर आगे भी जाके क्लीन करेगा, वापस पीछे आके भी क्लीन करेगा। सी कोई भी चीज अगर हम सिंगल डायरेक्शन में करो तो शायद क्लीनिंग सही नहीं हो। राइट। इसीलिए वॉशिंग मशीन में भी कभी आपने देखा है मशीन ऐसे भी घूमता है ऐसे भी घूमता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टू इंश्योर दैट प्रॉपर जो क्लीनिंग हो। इवन हमने देखा रहेगा घर पे मम्मी कपड़े धो रही है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं धोती है, ऐसे ऐसे ऐसे, हम ऐसे वॉश करते हैं टू इंश्योर दैट इट इज वॉश्ड प्रॉपरली। सिमिलरली हमारे यहाँ जो बाई डायरेक्शनल है, उसका मतलब कि वाटर जो क्लीनिंग में आता है वो आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, टू इंश्योर दैट द ट्यूब्स आर क्लीन प्रॉपरली एंड देर इज नो कैरी ओवर। ओके। ये टू प्रिवेंट कैरी ओवर। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैंपल वॉल्यूम बहुत कम चाहिए, जस्ट 150 माइक्रोलीटर। ओके। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो पेडियाट्रिक और जो गेरियाट्रिक पेशेंट है, कौन पेडियाट्रिक पेशेंट किसको बोलते हैं? बच्चा बच्चा जो भी है। ओके, अब बलविंदर जी बताइए, गिरियाट्रिक पेशेंट किसे बोलते हैं? आज मैंने एक भी बार नहीं बोला कैमरास ऑन रखो, तो सबके कैमरास बंद है। सिर्फ अखिलेश जी को छोड़ के ही इज कंटिन्यूअसली कीपिंग हिज कैमरास ऑन, रेस्ट एवरीवन्स कैमरास इज ऑफ।
हाउ वुड आई नहीं मैम। इंश्योर दैट आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं मैम। हेलो। अच्छा, हाँ, आपका भी कैमरा ऑन है, यस अर्षद जी। यस बलविंदर जी, कहाँ हैं आप? हेलो। जी मैम। हाँ। हेलो। कैमरा कैमरा क्यों बंद है? हेलो हाँ। मैम, एक्चुअली आज मैंने मोबाइल चेंज किया है अपना। मेरा पुराना वाला टूट गया था, तो ये हम्म। फोन मेरा बहुत ज्यादा हैंग हो हाँ रहा है मैम। ये ओके। दैट्स वाई ये दिक्कत आ रही है आज मेरे को। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आई 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 होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस यस मैम। ओके। आज क्विज में भी मैम मेरा फोन हैंग हो रहा था, तो मैं कुछ आंसर सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। ओ, ओके। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। फाइन। सो या कोई बता पाएगा व्हाट इज गेरियाटिक पेशेंट्स? मैम जो मैम ओल्ड एज, जो ओल्ड एज ओल्ड एज है पेशेंट। मैम। ओल्ड लोग। यस, वेरी गुड। जो ओल्ड लोग होते हैं ना, जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनको गैरियाटिक पेशेंट्स। सो उन लोग में ना खून, वो लोग ना खून को लेके बड़ा पजेसिव होते हैं। अच्छा, मेरा इतना खून ले लिया, इतना ये ले लिया। सो इन दैट केस वी जस्ट रिक्वायर 150 माइक्रोलीटर, यानी 3 ड्रॉप्स ऑफ खून। 1 ड्रॉप, अप्रोक्सीमेटली 1 ड्रॉप इज कंसिडर 50 माइक्रोलीटर। ओके। 3-4 ड्रॉप्स खून में हमारा पूरा काम हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स हमें समझ में आ जाएंगे। ओके। या, another important point we should always focus that we can use whole blood, serum, plasma and urine। सारे से टेस्ट कर सकते हैं। there are instruments in the market who doesn't allow urine as a sample। ओके, वो और सिर्फ ब्लड। बाकी। या, सो हमारे इसमें हम सीरम, प्लाज्मा, होल ब्लड और यूरिन सब कुछ करते हैं। मैम हाँ। मैम हम्म। मैम बोलिए बोलिए। मैम इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लैब वगैरह में काम करते थे, तो हम्म। सीरम से ज्यादा प्रिफरेबल था इंस्टेड ऑफ प्लाज्मा से। ऐसा क्यों मैम? सी बेसिकली क्या होता है, सीरम जनरली, ब्लड जब क्लॉट हो जाता है उसके तब सीरम बनता है ना। कभी कभी क्या होता है, दिस इज वेरी सेंसिटिव, है ना। मोस्टली सीरम के केस में हम सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं। करेक्ट, हम उसको। करते हैं सीरम के केस में सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है मैम। होल ब्लड, जो होल ब्लड से निकलता है वो प्लाज्मा बोलते हैं मैम। तो हाँ, प्लाज्मा के मोस्ट प्रिफरेबल नहीं रहता है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सीरम जो है वो नेचुरल क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना उसमें। यही बोल रही हो ना कि आप नॉर्मली सीरम ज्यादा क्यों प्रिफर करते हैं, प्लाज्मा क्यों नहीं? हाँ हाँ मैम हाँ। हाँ। सीरम कब बनेगा? मैम जब ब्लड ऑटोमेटिक क्लोट ऑटोमेटिक। होता है। करेक्ट। क्लॉट होगा। ऑटोमेटिक क्लॉट करने के लिए आपको उसमें के पोटेशियम चाहिए रहेगा, हम्म है ना। हम्म उसमें जब भी आप ब्लड बॉडी के बाहर आएगा तो कुछ कोएगुलेशन कोएगुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। हम्म। हाँ, वो, 14 होता है मैम कोगुलेटिंग फैक्टर। हाँ, कोएगुलेटर बहुत सारे फैक्टर्स होता है, फैक्टर 1 से लेके 14 तक, है ना। और हम्म डिफरेंट डिफरेंट हम्म फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको विटामिन के चाहिए। मतलब के क्या, विटामिन के नहीं, पोटेशियम चाहिए। ठीक है। अच्छा तो जब भी हम स्पेसिफिकली जो पेशेंट का पोटेशियम टेस्टिंग के लिए आया है, वहां पे वो इंश्योर करेंगे कि वो सीरम ले। ओके मैम। ठीक है। अभी सिर्फ सोडियम है, क्लोराइड है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीरम ले लो, प्लाज्मा ले लो। नहीं, बट, प्लाज्मा से फर्क पड़ता है मैम, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, कहने का मतलब। बट जब भी सी बेसिकली इसके लिए आपको पूरा ब्लड का कोएगुलेशन, कोएगुलेशन फैक्टर्स, वो सब कैसे काम करते हैं वो सब पता होना चाहिए। तो ये जो टेक्नीशियंस है जो इतना सालों से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये करना है तो इसके लिए यही सैंपल चाहिए, ये करना है यही सैंपल चाहिए। हम लोग करते थे मैम, तो ये करेक्ट। सो हमें प्रोबेबली यूरिन के लिए हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। बट यूरिन भी हम कर सकते हैं, और जो यूरिन को डाइल्यूट किससे करेंगे, हम कैल ए से। ओके, कैल ए अगेन हमारा वो पैक के अंदर ही होता है। ठीक है। थ्रूपुट हमारा हाई है, 60 सैंपल्स पर आवर। ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली अगर 5 पैरामीटर्स एक साथ करिए तो हमको 30 से 40 सेकेंड्स में रिजल्ट आ जाते हैं, राइट। ओके। या देन ये कुछ जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड है इसको। इट्स अ कॉम्पैक्ट थिंग, उसका इनफैक्ट जो पैक होता है वो भी अंदर ही लग जाता है, उसको अलग से कुछ रखने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट। मेंटेनेंस फ्री इलेक्ट्रोड दे हैव, मतलब वी हैव, या सो उसके जो इलेक्ट्रोड्स है हम बेसिकली इसको मेंटेनेंस फ्री कर बोलते हैं। इनफैक्ट हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं हम उसको रीफिल भी कर सकते हैं, रीफिलेबल इलेक्ट्रोड्स है। यानी कस्टमर को एक बार इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी खत्म हो गया तो अलग से बाय करने की जरूरत नहीं। मतलब हम कितना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। नहीं तो कोई दूसरी कंपनी क्या, इलेक्ट्रोड खत्म हो गया, अच्छा नया लो, नया परचेज करो, 5,000 रुपए। नो, हमारे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हम रीफिल कर सकते हैं, उसको रीफिलेबल इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, या दिस इज हाउ इट्स कॉम्बो पैक लुक लाइक, है ना। शायद सब लोग ने देखा ही होगा। ओके, इट्स अ जी सिंगल। मैम, पंद्रह पैक। हाँ, करेक्ट। इसमें आज वैभव नहीं है, वैभव, वैभव नहीं है। वैभव नहीं है, साहिल जी भी नहीं है। हाँ, अरे वैसे तो बहुत सारे नहीं है, बट अभी ठीक है। या सो इसमें ऑटो अलार्म्स होते हैं टाइमली डीप्रोटीनाइज और क्लीनिंग करने के लिए। ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, डेली पेशेंट सैंपल रन कर रहे हैं। डीप्रोटीनाइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो आयोन्स है वो चिपक जाते हैं, वहां पे जाके क्या बोलते हैं, डेब्रीज जैसा बना देते हैं, कड़क जैसा, कड़क चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज ना हो, इस वजह से हमें टाइम टू टाइम उसको डीप्रोटेनाइज करना है। डीप्रोटेनाइज यूज करने से क्या होगा, जो भी कुछ चिपका हुआ है, जो इम्प्योरिटीज है, जो डेब्रीज है, जो शायद इंटरफियर करे, वो भी निकल जाएगी। ठीक है। सो और ये है कि इलेक्ट्रोड को ऑब्जर्व करने के लिए विंडो है, यहाँ पे विंडो है, आप विंडो में देख सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, यानी सी डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप एनलाइट देंगे, कस्टमर बोलेगा मेरे को 5 पैरामीटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ, मेरे पास तो अभी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड 3 ही आते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के 2 डमी लगा लो। फ्यूचर में जब आपका अ, कोई और इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायरमेंट बढ़े तो आप सेम इंस्ट्रूमेंट से अपग्रेड कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? हमारा 5, एनलाइट 5 बोलते हैं हम, यानी कि 5 पैरामीटर्स के साथ आता है। कस्टमर को 5 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, अच्छा 3 लगा लो, बाकी के डमी लगा दो। डमी से क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट को लगेगा कि कुछ इलेक्ट्रोड्स है वहां पे और वो अपना नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा। ओके। हाँ, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, पावर फेलियर प्रोटेक्शन। अगर अचानक से ऐसे स्प्लिट ऑफ मोमेंट में पावर चला गया तो कोई डेटा का लॉस ना हो, इसीलिए हमारे इसमें पावर फेलियर प्रोटेक्शन भी होता है, उसको सिर्फ एक्टिव करके रखना होता है सो दैट, क्योंकि अपने इंडियन कंडीशन में गांव में वगैरह में कहीं पे भी कभी भी पावर चला जाता है। इनफैक्ट कोई सैंपल रन हो रहा है और अचानक से पावर चला गया तो जितना उसने कर दिया है कंप्लीट, उसका एब्जॉर्बेंस ले लिया है, वोल्ट जनरेट हो गया है, वो सब अपने मेमोरी में रखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर ये इंटेलिजेंट सेंसर्स हैं, कैलिब्रेशन है। हाँ, दिस समथिंग वी शुड नो। इट हैज अ ट्रू स्लीप मोड। अगर आपने, लेट्स से 2 सैंपल आए, है ना, अभी उसके बाद 3-4 घंटे कोई सैंपल्स नहीं आए, या आफ्टरनून का टाइम है, देर इज नो सैंपल कमिंग, तो आप इंस्ट्रूमेंट को स्लीप मोड में डाल सकते हो। स्लीप मोड में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट चालू भी रहेगा एट द सेम टाइम, मतलब बंद भी नहीं होगा, एट द सेम टाइम चालू भी नहीं होगा, वैसे स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड को में क्या होता है, नॉर्मली दूसरे कंपनीज में स्लीप मोड में अगर डाला तो बार बार कैल ए लेता रहता है, वो हमारे ध्यान में नहीं आएगा पर इंस्ट्रूमेंट लेता है। जबकि हमारे में ट्रू स्लीप मोड है, उससे क्या होगा, ट्रू स्लीप मोड से आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कैलिब्रेशन के लिए कुछ भी रिएजेंट लेगा नहीं। ओके, तो कैलिब्रेशन के लिए रिएजेंट लेगा नहीं, तो हमारा रिएजेंट बचेगा, तो हम ज्यादा पेशेंट की टेस्टिंग कर पाएंगे।
ठीक है ना। मान लो कैल ए नॉर्मली यूज होता है ये सब चीज के लिए, अभी कैल ए ही इंस्ट्रूमेंट ने स्लीप मोड के लिए कैल ए खत्म कर दिया, तो बाकी सब पैक में बच जाएगा, कैल ए खत्म तो दूसरा पैक लगाना पड़ेगा। तो आपको एक पैक में से कम सैंपल निकलेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। समझ आ रहा है? दिस इज इलेक्ट्रोड डीएक्टिवेशन एंड रिफिलेबल। हाँ मैंने ऑलरेडी बताया, राइट, वी हैव अ रिफिलेबल इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो बेसिकली जो कस्टमर का रिकरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। करेक्ट? Yeah, so these are all about our, we are just and moving towards the end of our presentation. Okay, electrolyte, they have a salient features. So first, it has 1 to 2 point calibration. Okay, then we can do different type of QC. Then moreover, it has a bi-directional efficient cleaning. Okay. Next, it has a interference easy software. Then the electrodes can be switched off when not required. ट्रू स्लीप मोड है इसमें। एंड बेसिकली कुछ भी वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है राइट, वेस्ट आपका पानी में नहीं जाता है। करेक्ट, जो भी वेस्ट आया है वो अगेन वो अपना जो कॉम्बो पैक है उसी में चला जाता है। सो बेसिकली इट प्रिवेंट एनी वेस्टेज। करेक्ट, बायो ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है। मोर ओवर इट इज कस्टमाइजेबल। कस्टमाइज यानी कस्टमर को सिर्फ सोडियम पोटेशियम चाहिए है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चाहिए है, सोडियम पोटेशियम आयनिक कैल्शियम और पीएच चाहिए है, मतलब जो कॉम्बिनेशन कस्टमर को चाहिए वो हम बना के दे सकते हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? या, दिस इज द पैक लुक लाइक। ये कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक में क्या क्या होता है? 650 ml आपका कैल ए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैल ए यूज होता है। सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन के लिए कैल ए यूज होगा। यूरिन सैंपल को डाइल्यूट करना है, कैल ए यूज होगा। ट्यूबिंग को क्लीन करना है, कैल ए यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए कैल ए ज्यादा चाहिए। कैल बी कितना है? 200 ml, सॉरी। कैल बी कब कब यूज होगा? 2 पॉइंट कैलिब्रेशन करना है, कैल बी यूज होगा, तो इसीलिए उसको कम ही चाहिए। जो वेस्ट कंटेनर है इसके अंदर ही एक्स्ट्रा जगह रहती है वेस्ट के लिए, वो वेस्ट कंटेनर की 1.5 लीटर की कैपेसिटी है। ओके, एंड जो हमारा पैक है रीजन पैक, उसमें 20 ml क्लीनिंग सोल्यूशन भी होता है। ओके, सो जो रिएजेंट पैक्ड है वो पूरा फुल्ली सील्ड है और कॉम्पैक्ट है, तो इसको हम बेफिक्र होके बिना ग्लव्स के भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सील पैक, राइट? So with this, I think we are done with the presentation. मेरा थैंक यू क्लास स्लाइड रह गया है।